कभी भी कोई चार्ज चलेगा तो क्या करेगा, पहले आपने क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड 10th क्लास में पढ़ा था आपने कि वायर में करंट फ्लो करता है, इसके चारों तरफ आप इसको बोर्ड सा लगा देते हो, ऐसे टैप करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन जाती हैं। आप चारों तरफ जो उसके ये परसों कहाँ थे आप? अच्छा, अगर बोर्ड को ऐसे टैप किया जाएगा तो ये आयरन की फीलिंग्स अपने आप को इस रास्ते पे अरेंज कर लेती है। ठीक, ध्यान रखिएगा करंट्स आर और करंट क्या होता है? मूविंग चार्जेस, चलते हुए चार्ज क्या बनाते हैं? करंट। और जब करंट चलता है या चार्ज चलते हैं तो अपने चारों तरफ क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, एक बात और भी ध्यान रखना, जब हम ढूंढते हैं ना किसी चीज का सोर्स क्या है, पैदा कैसे हो रही है वो चीज, तो वो फोर्स भी उसी चीज पर लगाती है। शुरुआत में आपने क्या पढ़ा था? एक चार्ज रख लिया, चार्ज के चारों तरफ क्या पैदा हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक चार्ज को रख दिया, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक चार्ज को रख दिया, तो उस चार्ज पर कितनी फोर्स लगी? चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, स्टैटिक चार्ज से। स्टैटिक चार्ज से क्या बनी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने चार्ज रखा तो उस पर क्या लगी? फोर्स। यहाँ देखो क्या कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि अगर चार्ज चल रहा है तो अपने चारों तरफ क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कोई चार्ज चला दूं तो उस पर क्या लगेगी? देख रहे हो, जो चीज रीजन बन रही है उसी के कारण उसके बाद उसी से फोर्स लग रही है उसकी। क्या बोला मैंने? फिर बोल देता हूँ, अगर कोई चार्ज चल रहा है तो चारों तरफ क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को चला दूं तो उस पर क्या लगेगी? ठीक है जी, थोड़ा बहुत 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा फॉर्मूला ये। वेरी गुड। QVB sin v। V माने वेलोसिटी, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, उसको छेद ड्रॉ करो। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, Q मतलब चार्ज, B मतलब वेलोसिटी और थीटा एंगल आ। ठीक है, ये भी बता देता हूँ कैसे कैसे आएगा। क्लियर होगी चीज ये? स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज रखूंगा तो फोर्स लगेगा। चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज चलाएंगे तो फोर्स लगेगा। क्लियर अच्छी से? सेकंड लाइन और लिखिए, इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। The magnetic field exerts a force on a moving charge. The magnetic field exerts, पहली लाइन तो ये लिख लेनी थी आपको, दूसरी लाइन ये, magnetic field exerts force on a moving charge. बच्चों ने कर भी लिया हुआ है स्नो रूल। कर लिया? तो कह रहे थे तुम लोग। हाँ, क्या होता भैया बताना जरा, याद नहीं है? इसको हम स्विमिंग रूल से भी कर लेते हैं, लेकिन स्नो रूल ज्यादा आसान रहता है। क्या कह रहा है अभी? लास्ट लाइन क्या लिखी मैं भूल गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को चलाओगे तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, लिखो दे। अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक छोटा सा वो बना देता हूँ डायग्राम, तो बनाने में कोशिश करते हैं।
बनाइए। और इसके नीचे हमने एक मैग्नेटिक नीडल रख दी। मैग्नेटिक नीडल समझते हो ना? मैग्नेटिक नीडल समझते हो कि नहीं? अरे वो खोला अंकल क्या मिलती है 10 रुपये डायरेक्शन चेक करने की, कंपास में जब आती है, कंपास मैग्नेटिक कंपास नहीं यूज किया, देखा नहीं? अच्छा मैं कल लेकर आऊँ, मेरे पास थोड़ा कल लेकर लिखो उधर। ये कहता है कि अगर डायरेक्शन, अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है और वायर में करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, और हमने वायर को इसके ऊपर रख दिया, ओ माने ओवर, तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगा। इसका जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगा। ये स्नो रूल कहलाता है। कोई बता सकता है क्यों मुड़ेगा? क्यों मुड़ेगा? आप गौर से देखें, दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड नजर आएंगी। देखिए आप, दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड नजर आएंगी आपको। ये मैग्नेटिक नीडल है, इसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ साउथ पोल से। नॉर्मल वो तो देखा है तुमने, बाहर मैग्नेट कैसा होता है? अरे हाँ है ना, जैसे ठंडे में बैठे हो। और इसका एक नॉर्थ पोल है, इसका एक साउथ पोल है। जब वायर के अंदर करंट पास करोगे तो करंट के चारों तरफ क्या बनेगी? अभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है ना। सिर्फ हम यहाँ पर इस रूल से डायरेक्शन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्शन किस तरफ होती है, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बोलते हो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है? तुम सर्कल बनाते हो ना, किधर से किधर को है? तेरा हाथ ठीक चल रहा है, लेकिन साउथ टू नॉर्थ नहीं, क्लॉकवाइज आएगी या एंटी क्लॉकवाइज आएगी? कैसे पता? बताओ, समझाओ समझाओ। बस अगर वायर में करंट जा रहा है ना, वायर में करंट इधर को जा रहा है, तो थंब पॉइंट करो करंट की डायरेक्शन में, तो जिस तरफ तुम्हारी उंगलियां घूमेगी ना वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ऐसे इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पीछे से यूं घूमेगी और इस तरफ से बाहर ऐसे घूमेगी। ऐसे ध्यान रखिएगा। करंट को राइट हैंड करंट जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स विल कर्ल, इधर को अंदर जाएगी, इधर से बाहर निकलेगी, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड होगी इनटू द पेज, और इधर क्या होगी? आउट ऑफ। ये लिखने की जरूरत नहीं, सब आएगा, बता रहा था। अगर वायर इज हेल्ड over the needle, then the north pole of the needle will move towards west. साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा है और वायर इज हेल्ड over the needle, then the north pole of the magnet will move towards west. ये स्नो रूल कहलाता है, ये स्नो रूल कहलाता है। क्लियर? बुक से पढ़े। नेक्स्ट शुरू करते हैं। बियो-सावर्स लॉ, बायोट नहीं है, बियो-सावर्स लॉ, ठीक है, लिख लीजिए। अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है और मुझे इससे कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है,
तो ये जो लॉ है ये हमारे काम आता है, बियो-सावर्ट्स लॉ। कई सारी चीज़ें बताएंगे इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा। ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया, इसे हम बोलेंगे करंट एलिमेंट, और इससे r डिस्टेंस दूर P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है। इसका डेरिवेशन नहीं आता है, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉ है। एक्सपेरिमेंट कर करके कुछ फाइंडिंग्स की और फिर इस लॉ को बनाया गया। तो ये कहीं से डिराइव या डिड्यूस नहीं हुआ है, ये आपको एज इट इज याद करना है केवल कि ये लॉ में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, लिखिए जरा। जब भी हम यहाँ पर आप B को डिनोट करेंगे, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और कहीं मैं भूल जाऊँ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला नहीं बनाइए बस। निखिल बाबू, ये हमारा करंट एलिमेंट है। करंट एलिमेंट का मतलब ये जो तेरे भी तो पेपर हुआ था, तेरे नंबर कितने हैं? थोड़ा जो हाँ मुझे मालूम है तो ब्लू बेल्स में पेपर नहीं मिले अभी तक, मुझे तो पता लगा था कि मिलने। अच्छा, कोई ना, पता लगा लो, छुपाना नहीं। भैया के भी तो आएंगे, बड़ा ये बराबर में जो भैया बैठे हैं, निकुंज भैया, अच्छा सेमी क्लास। चलिए देखिए, एक्स वाई लिखिए जरा। एक्स वाई इज एन इनफाइनाइट conductor which carries a current I. DL वेक्टर जो लिखा है यहाँ पर, it is the current element, current I. ठीक है, आगे लिखिए, DL वेक्टर जो लिखा है, it is the current element. DL वेक्टर इज करंट एलिमेंट। एंगल ये रहा एंगल, इसके और R वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, इसके और R वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। अकॉर्डिंग लिखो, अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्ट्स लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट। The magnitude of magnetic field is proportional to current. पूरा लिख रहे हो क्या? जरूरत क्या है? छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी सी होगी, dB। वो dB किस पर डिपेंड करती है? करंट पर। आसान भाषा में, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ये बता रहा है। दूसरा लिखो, dB डिपेंड्स ऑन करंट एलिमेंट DL, dB is proportional to ये जो एंगल है इसके बीच में DL और R के बीच में, उसके साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। और dB इनवर्स में है R²। ये तो हमेशा ही होता है, जितना भी आप दूर जाते हो फील्ड हमेशा वीक ही पड़ती है, भले वो मैग्नेटिक हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो dB प्रोपोर्शनल आ गया I DL साइन थीटा अपॉन R²। और अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट कर दूं तो एक कांस्टेंट आएगा μ0 अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R²। ये मैग्नीट्यूड आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। क्या आ गया ये? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या? करंट एलिमेंट DL। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी चाहिए, कैसे निकालेंगे?
देखिए जरा, इसमें एक काम करो, अगले स्टेप में जब यहाँ तक कर लो, आर यहाँ मल्टीप्लाई करना और आर यहाँ मल्टीप्लाई करना, तो ये dB जो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ठीक है, आए ना। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ए बी साइन थीटा है, और ए बी साइन थीटा किसका मैग्नीट्यूड होता था? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। और जब आप वेक्टर लगा ही रहे हो तो इसके सिर पर भी वेक्टर लगाना। ये हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया है इसका। कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना था? अब वायर में करंट जा रहा था, या मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो आपने कहा जी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये रहा। अब ये भी तो बता दो किस तरफ, किस तरफ? तो आपने कहा dl क्रॉस r आपको इसकी डायरेक्शन देगा। कैसे देगा? ये dl वेक्टर है, ये r वेक्टर है। अपने सीधे हाथ की उंगलियों को dl से r की तरफ मोड़िए। यही तो है dl और r। dl क्रॉस r, ये अंगूठा किधर गया? बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनटू द पेज, इनटू द पेज। अरे यार, ओ एक लाइट ऑफ करना है वाली, उधर से ऊपर से फैन हो गया, लाइट ऑफ करो। चिंता ना करो, धीरे धीरे पंखे बंद हो जाएंगे। इतना लालच मत करो, कुछ नहीं होने वाला। उनका गरीबों का फैन चला दो, चल जाएगा। 10 मिनट तो बैठ नहीं। कुछ मत हो, क्लास तो मैं कभी छोड़ता नहीं, चाहे तुम्हें पसीने में बहा देते हैं। ये कर लिया, ये लिख लिया ना सारा? सही कह रहा तू। कोई नहीं, पेन है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो। यही दिक्कत करता है ज्यादा वोल्टेज। सुनिए, dB किसके बराबर आया था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r। आपका dl की ये डायरेक्शन थी और r की ये डायरेक्शन थी। आपको क्या करना है? dl से r की तरफ उंगलियां मोड़नी है। तो ये कहाँ को गई? अंदर को। तो ये डायरेक्शन आ गई। जहां dB लिखा है वहां डायरेक्शन लिख लो ऐसे करके, ठीक है? अब हर बार ऐसे मानकर चलना। एक एरो है, एक एरो है, उसके सिर पर गोला लगा हुआ है और इसकी दुम पर क्रॉस लगा हुआ है। जब ये एरो बोर्ड से बाहर आएगा तो आपको ये दिखाई देगा। अगर ये एरो बोर्ड के अंदर जाएगा तो आपको क्रॉस दिखाई देगा। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होगी तो हम क्रॉस लगा देंगे, और जब भी आउट ऑफ द पेज होगी तो मैं डॉट लगा के ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है ना? तो ये हमने सिंबल बना लिया ऐसे। समझ में आ रहा है? यहाँ हमने डॉट लगा दिया इसके आगे, तो जब ये बाहर आएगा एरो तो ये डॉट दिखेगा, जब ये बोर्ड के अंदर जाएगा तो क्रॉस दिखेगा। फिलहाल हमने कहा dl क्रॉस r, तो ये बोर्ड के अंदर गया तो हमें क्रॉस दिखाई दिया, तो समझ लो हमने यहाँ पर क्रॉस करा। तो मैग्नेटिक फील्ड की हमने डायरेक्शन भी पता कर ली और मैग्नीट्यूड भी पता कर लिया। याद रखिएगा इस dB को, dB हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r। एक सिंपल सवाल आया था कई दिन से, काफी दिन पहले। वो कहते हैं कि बियो सावर्ट्स लॉ बताता क्या है?
बियो-सावर्ट्स लॉ क्या बताता है, ये क्या है? तो रिलेशंस पढ़ते हो इसके बारे में पता तो हो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमेशा करंट और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करने वाला रिलेशन है, कितना करंट तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। तो ये रिलेशनशिप है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। बहुत सारे रिलेशंस आएंगे, बार बार पूछूंगा ये रिलेशन बता क्या रहा है, किसके बीच में, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर में, इसलिए मैं बार बार ये चीज पूछूंगा आपसे कि ये क्या बताता है। ये बताता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन। आपने आज पहली लाइन क्या पढ़ी थी, आते ही क्या पढ़ा था, करंट्स आर यूजुअल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने बोला करंट होगा तो आसपास क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। हम भी तो यही कह रहे हैं, करंट है तो क्या बन रही है, बस ये कि इस एक्सपेरिमेंट से ही पता लग रहा है कितनी बन रही है, इतना ही तो है, बाकी तो सब कुछ वैसा का वैसा ही। आगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्ट वो क्या होगी, वैल्यू, सॉरी ऐसा यूनिट टेस्ला, टेस्ला। अच्छा, अब दो छोटे छोटे से केस देख लो। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो dB कितना हो जाएगा, साइन 0 0। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट इधर देखो, इधर यही तो था थीटा, यही तो था थीटा। अगर इस P को मैं यूं बंद कर दूं तो यानी P इस पॉइंट के इसके ऊपर ही आ जाए तो वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। यानी मैग्नेटिक फील्ड वायर के ऊपर नहीं होती, वायर के आसपास होती है, वायर के ऊपर नहीं होती, वायर के आसपास होगी। ये थीटा कैसे 0 होगा, ये हो गया थीटा 0, हो गया ना थीटा 0। तो थीटा 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो इसमें लिख लेना एक लाइन में कि मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द करंट, ऑन द वायर। करंट एलिमेंट की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, ध्यान रखियो। ये देख, ये था तेरा करंट एलिमेंट और इसी के लाइन के अलोंग क्या हो गई, इसकी एक्सियल लाइन हो गई। इस पर कहीं पर भी तू P ले ले, फील्ड की वैल्यू 0 होगी। करंट एलिमेंट की एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, ये इसका मतलब। मैं थोड़ा रफ तरीके से लिखवा दिया। दूसरा केस, अगर थीटा 0 डिग्री है, सॉरी 90 तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। साइन 90 होता है 1, लिख लीजिए, dB इज मैक्सिमम। इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं करा अभी तक। ये क्या था, कांस्टेंट। ये म्यू नॉट क्या है, पढ़ा हुआ आप लोग, पढ़ के भूल जाते हो। स्कूल में क्या करने जाते हो, लूडो लेके जाते हो। लिखो, इसे कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। पिछले चैप्टर में ये ऐसा कुछ एप्सिलॉन नॉट नाम से हुआ करता था, परमिटिविटी। ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। होता क्या, होता क्या? हाँ भाई, ग्लोबल्स वालों पढ़ रखा तुम लोगों ने स्कूल में। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आसान शब्दों में बताओगे तो चीजें याद रहेंगी, नहीं तो भूल जाओगे। करंट फ्लो कर सकते, करंट फ्लो कर सकते। पहली चीज, यहां से इसके चारों तरफ क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर मटेरियल में एक सही बिहेवियर दिखाती है? यहाँ फिलहाल क्या थी, कुछ नहीं था, तो एयर फ्री स्पेस थी यहाँ पर, है ना। अगर मैं यहाँ पर कुछ और चीज मीडियम रख दूँ, कोई यहाँ पर सॉफ्ट आयरन रख दूँ या कुछ और रख दूँ या कोई भी मीडियम रख दूँ मैं, तो क्या सारा बिहेवियर एक सा होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, नहीं होगा। परमिएबिलिटी भी इसी चीज को बता, कोई चीज की अगर परमिएबिलिटी हाई है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेफर टू पास थ्रू सच मटेरियल्स। Materials having greater permeability represents that magnetic field lines, they are preferring that material to pass through. ध्यान रखिएगा इन चीजों। तो दिन दिन बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह के मटेरियल्स में से पास करना पसंद करती हैं। They prefer to pass through such. लिखने की जरूरत नहीं, आ जाएगा फिर चैप्टर। परमिएबिलिटी का ये मतलब, ठीक है।
कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, अगर मैं उसको यहाँ रख दूँ, अभी मैं नाम शाम नहीं ले रहा यहाँ कुछ भी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी या निकल जाएंगी। दे अवॉइड सच मटेरियल्स, दे अवॉइड सच मटेरियल्स। कुछ ऐसी होती हैं जिनको में से निकलना पसंद करती हैं, इधर जा रही होगी तो भी घुसेगी इसमें से निकल के। इसका मतलब जो ये जाना चाह रही है इसके अंदर से, इसकी परमिएबिलिटी हाई है। ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबल होने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रेफरिंग टू पास थ्रू सच मटेरियल्स। अगर परमिएबिलिटी ज़्यादा है तो ये परमिएबिलिटी होगी। यानी एक चीज़ देखो, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई वो कई चीज़ों पर डिपेंड कर गई। करंट पे कर गई, एलिमेंट पे कर गई, एंगल पे कर गई, डिस्टेंस पे कर गई, आसपास के मीडियम पे भी कर गई। आप कूलम फोर्स याद करो, क्या था? के माने कौन? यही पढ़ा था ना। तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है, उनके डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, इस चीज पर भी कर रही है कि कहाँ मीडियम में रखा हुआ है आपने। याद करो, पानी के अंदर रखा था तो पानी ने क्या करा था? उन चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को 80 गुना कम कर दिया था। रिलेटिव परमिटिविटी कितनी थी पानी की? 80। तो यहाँ पर इसका मतलब मीडियम भी इंपॉर्टेंट था कि वो चार्जेस रखे कहाँ हैं? हवा में रखे हैं, पानी में रखे हैं, तेल में रखे हैं, कहाँ रखे हैं? चार्जेस कहाँ रखे हैं? यहाँ पर भी ऐसा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन पर तो डिपेंड कर ही रही है, साथ साथ इस चीज पर भी डिपेंड कर रहा है कि ये कहाँ है, मीडियम क्या है आसपास में, उसे कहते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, लिखिए। और इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है, ये होती है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। यूनिट्स कैसे निकालोगे? यूनिट्स कैसे निकालोगे इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की? मतलब म्यू नॉट की डीबी की यूनिट क्या हो गई? टेस्ला। आर स्क्वायर की, करंट की, डीएल की, तो ये आ गया टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। लिख लीजिए। लिख लिया? एक और लिख लो, पता नहीं ऐसा लिखा हुआ बुक में, ये ब्लूवेल्स वाले बता देंगे, इन्होंने पढ़ रखा है। WB M-1 A-1, ये BC की यूनिट है। कहाँ से आई है? चैप्टर कर रखा है तुम लोगों ने? पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, शारदा वालों ने? झूठ ना बोलना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ रखा है ना? हाँ जी, हाँ रजनीकांत बताइए। हाँ हाँ तू ये भाई बता। हाँ हाँ, आसिफ का नाम बदल दिया, रजनीकांत बदल दिया। नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। बता ना फिर बता। इसमें W जाके वेबर होता है। WB माने? W वेबर होता है। वेबर होता है, बिल्कुल ठीक है। फ्लक्स की यूनिट आएगी, अभी हम पढ़ेंगे इसको अगले इसमें। वेबर पर मीटर पर एम्पियर। तो अभी फिलहाल लिख लो, हमें पता तो है नहीं कि क्या है, तो फिलहाल लिखे रहो, बाद में जब आएगी जब देखिए। लिखो आप। हाँ हाँ गेट खोलो। कंजूसी क्यों कर रहा है? पूरा खोल दो। चल ठीक है परफेक्ट। अगर मैं करंट को 1 एम्पियर ले लूं, डीएल को भी यूनिट ले लूं, थीटा को 90 ले लूं, आर को 1 ले लूं, तो डीबी किसके बराबर आएगा? और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, लिखो तो। जब आपने फोर्स पढ़ा तो फोर्स की यूनिट पढ़ी 1 न्यूटन, तो आपने डिफाइन किया 1 न्यूटन क्या होता है। तो आपने बोला जब 1 किलो की बॉडी को हम इतना जोर से पुश करें कि वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करें, तो आपने फोर्स लगाई 1 न्यूटन। ऐसे ही हमने जब 1 जूल डिफाइन किया, तब भी हमने ये बोला कि अगर हम 1 न्यूटन की फोर्स से बॉडी को 1 मीटर ले जाएं तो वर्क डन हुआ 1 जूल।
ऐसे ही यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं एक टेस्ला कितना होता है। ये तो 10 की पावर -7 टेस्ला है ना, ये तो 10 की पावर -7 टेस्ला है ना, मुझे क्या डिफाइन करना है 1 टेस्ला। अगर मैं 10 की पावर 7 को इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 7 ऊपर आ जाए प्लस हो जाएगा। 1 टेस्ला इज, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कंफ्यूजन रहेगी नहीं। एक बार फिर से बताना जरा, ये डीवी क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड। किसने पैदा करी थी? करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, ठीक है। तो 1 टेस्ला लिखो, 1 टेस्ला इज 10 की पावर 7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो 10 की पावर 7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड। लिख ले बेटा, बेटा लिख ले, लाइन लिख, क्या लिख, सेंटेंस लिख ले पूरा। 7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, produced by a conducting wire, produced by a conducting wire of length 1 meter, comma, carrying current 1 ampere, and at a distance of 1 meter from it, and at a distance of 1 meter from it, and at a distance of 1 meter from it, and perpendicular to it. सुने, एक टेस्ला क्या है? एक वायर ले लो, कितना लंबा, उसके अंदर करंट फ्लो करा दो, कितना? 1 एम्पियर। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ले लो, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होएगी। एक टेस्ला किसके बराबर होता है? यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होएगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10 की पावर 7 से, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 टेस्ला। 1 टेस्ला क्या है? एक 1 टेस्ला क्या है? 10⁻⁷ टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? जो 1 मीटर के तार ने 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाकर 1 मीटर की दूरी पर हमने जो मेजर करी उसका 10⁻⁷ टाइम्स विल गिव यू 1 टेस्ला। ठीक है, पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, फिर पूछो। ये रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी। और सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। इनका रिलेशनशिप। और मुमंदर शाहरुख खान उबासी वाली क्लास से निकाल दूंगा। मैं कविता सुना रहा हूं, लिख के आना। इनके वैल्यूज तो मालूम है ना आपको? कितनी इसकी वैल्यू कितनी? ना ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू थी, वो तो 10 की पावर -7, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 की पावर -। इसकी वैल्यू क्या थी? -12। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके रूट शूट ले लें, घर पे करते रहिएगा बैठ के, इनको मल्टीप्लाई करिए और रूट लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? लाइट की स्पीड। कितनी होती है लाइट की स्पीड? 3 × 10 की पावर 9 मीटर पर सेकेंड ना। 3 × 10 की पावर 9 होगी ना? अच्छा 8 होती है, चलो 8 होती है, 12 में तुम हो। 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ शाहरुख खान, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या है ये? लाइट की क्या, वो क्या, तो वो क्या होती है? स्पीड बोल, लाइट की वो। आगे चलो, एक छोटा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन हटा दो, धन्यवाद। एक छोटा सा एनसीईआरटी क्वेश्चन, एन एलिमेंट
एक एलिमेंट दिया हुआ है आपको, ये लिख दिया डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। दीदी जल्दी, कितना टाइम कहाँ है, थोड़ा जल्दी करिए, बाहर निकल गई। डेल्टा एल दे रखा है, डेल्टा एक्स इंटू आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए लार्ज करंट 10 ampere. What is the magnetic field? What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter? At a distance of 0.5 मीटर, और डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, सॉरी। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2 बार पढ़ के देखो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है करने को, इतना आसान क्वेश्चन। एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर और डेल्टा एक्स की वैल्यू ये दे रखी है 1 सेंटीमीटर। कोशिश करेगा तो निकल आएगा, बहुत ही आसान। अभी जो हम फॉर्मूला लिख के आए हैं उसी में से निकल आएगा। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन देखो किस तरफ है, सनी इधर देख, ये क्या डायरेक्शन है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये तेरा एक्स एक्सिस आ गया, ये तेरा करंट एलिमेंट आ गया। इसकी लंबाई कितनी है, कितनी है, करंट एलिमेंट की लंबाई कितनी है? अरे दिया हुआ है क्वेश्चन में यार, क्या कर रहे हो? 0.5 ये है कि नहीं है करंट एलिमेंट? करंट एलिमेंट लिख रहे हो कि नहीं, और इसकी वैल्यू है कि नहीं, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक, आगे क्या कहता है वो? मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट कितना है, 10 एम्पियर, इसमें करंट कितना है, 10 एम्पियर। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालो वाई एक्सिस पर, और यहां से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, 0.5 मीटर। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो पी पॉइंट, क्या मुश्किल है? एंगल कितना हो गया, एक्स वाई एक्स 90, तो 90 sin 90 तो खत्म हो गया, बाकी जो बच गया उसे टिका दो हमसे। 4 into 10 माइनस 8 आ रही, कोई कन्वर्जन में गड़बड़ होगी, सेंटीमीटर नहीं करा हुआ है तो डीबी किसके बराबर आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आदित्य समझ आ रहा है कि नहीं? तेरे फिजिक्स में कितने आए थे, 17? क्या बात है, लड़के छा गया, जीनियस लड़का है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7। करंट कितना, 10 एम्पियर। ये करंट है, ये कितना है करंट एलिमेंट, 1 सेंटीमीटर ना, -2 sin 90 है। डिस्टेंस कितना दूर, ठीक है, आगे तुम्हारे गलती मिल गई, नहीं मिल गई ना? ये आंसर आ रहा है 4 into 10 की पावर -8। ये तो मैग्नेटिक फील्ड आई ना। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी, ये तो मैग्नीट्यूड निकला, डायरेक्शन भी बताओ, डायरेक्शन भी बताओ। आउटवर्ड क्या होता है, आउटसाइड द पेज, ऐसे आ रही है, सही बता रहे हो, बिल्कुल सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। डीएल इधर है, आर इधर है, तो आप डीएल क्रॉस आर कर रहे हो, बाहर को आ रही है। और कोई तरीका? हाँ हाँ, वो ज्यादा आसान तरीका, वो भी ठीक। डीएल क्रॉस आर, उसी से डायरेक्शन आई थी। डीएल किस तरफ है, आर किस तरफ है, और आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, याद है ना? आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, के आएगा। जे क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा, आई आएगा। और उल्टे चलोगे तो माइनस आते है ना। तो ये आ गया के क्या, तो इसके आगे मैं लगा देता हूं, सही। आगे
जो चीज समझ में नहीं आ रही है 11वीं क्लास की भी है, पूछ लो, कोई आफत नहीं आ रही। इतनी टेंशन न लिया करो कि अब ना वो सब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा उसे, ऐसे ही बैठा हो। हाँ मिथुन बाबू, कोई दिक्कत समझ में आ गया? पूछ लो कुछ भी। μ0/4 की वैल्यू कितनी है? -7। और एक टेस्ला कैसे डिफाइन करोगे? नहीं, डिफाइन कैसे करोगे? हाँ ऐसे तो लिखना बोल रहे ना बेटा, पढ़, दोबारा से पढ़ उसको क्या लिखा है। ये जो तूने मेरे को बताया ना 1-1 वाला, वो सब रखने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी 1 मीटर दूरी पर। जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी उसका 10⁷ से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको 1 टेस्ला। ध्यान से नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। हाँ बोलिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट, क्या रहेगा? लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बनाइए प्लीज। बोलो थोड़ा समझने पे जोर दो, बाकी तो लिखना लिखाना तो होता ही रहेगा। ये एक लॉन्ग कंडक्टर है मेरे पास। इस लॉन्ग कंडक्टर से कुछ दूरी पर, लेट अस से ये a डिस्टेंस है, यहां से कुछ दूरी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या करें? और अभी तक कौन सा लॉ पढ़कर आए हो? अभी तक एक ही लॉ पढ़ा है, बियो-सावर्ट्स लॉ। बियो-सावर्ट्स लॉ कहता है कि अगर करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो कुछ दूरी पर, तो मैं आपको निकाल कर दे सकता हूँ μ0/4 आइडियल साइन थीटा बाय r²। अब मुझे पूरे कंडक्टर की वजह से निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? P पॉइंट, करंट एलिमेंट की वजह से नहीं, पूरे कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जैसे हमेशा करते हैं, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। लेकिन इसमें कुछ चीजें सोचने की, देखो जरा ध्यान से। ये करंट एलिमेंट ले लिया, इस करंट एलिमेंट से r डिस्टेंस दूर मैंने P पॉइंट ले लिया, इसकी वजह से क्या निकाल लूंगा? मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स लगातार लेता जाऊंगा। लिमिट बता दो, कहां से शुरू करूं और कहां तक लेता जाऊं? कहां से यूनिट लिमिट शुरू करूं और कहां तक लेता चला जाऊं? एग्जैक्टली phi2 से शुरू करो, ऐड करना यहां से, और ऐड करते 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 phi1 इस एंगल तक कवर करते चले जाओ। तो सारे करंट एलिमेंट्स के की मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर लो, क्या निकल आएगी? क्या निकल आएगी? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। खत्म। लिखिए जरा, कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर XY। एक काम करो,
तुम्हें 1 2 की आदत है, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, नहीं तो फिर मेरे को लिमिट लिखनी पड़ेगी 5 2 से 5 1। समझ लो मेरी बात को, यहाँ से यहाँ तक लेना ना मेरे को, यहाँ से यहाँ तक लेना है। मुझे तो समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 2 इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे करंट की ये डायरेक्शन है, तो जब मैं करंट एलिमेंट्स लूंगा तो ऐसे ही लूंगा ना नीचे से, तो इसलिए 1 से 2 तक जाएगा तो ज्यादा लिखने में अच्छा लगेगा, बाकी कोई कारण नहीं है। 5 2 नीचे ले लो, 5 1 ऊपर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखे जरा, कंसिडर अ करंट एलिमेंट स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई, कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट I, and we wish to find